नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या में रामलला की पूजा करेंगे। केजरीवाल तीर्थ शहर में ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। दिन में वे लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शाम को वे अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी के घाट पर होने वाली आरती में शामिल होंगे। अयोध्या में रात्रि विश्राम के बाद वे मंगलवार को हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल लंबे समय से, आपको बता चले, लंबे समय के बाद यूपी जा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के अयोध्या दौरे से एक दिन पहले शनिवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सिंह भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उनकी यात्रा में विघ्न डालने की भाजपा अपना षड्यंत्र रच रही, ऐसा कहना था संजय सिंह का। अपनी कोशिशें, तमाम हथकंडे अपनाना बीजेपी शुरू कर चुकी है। संजय सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतों से बाज आइए। उन्होंने कहा है कि प्रभु राम के दर्शन करने का अधिकार सबको है। बताते चले, आम आदमी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हो चुकी है। पार्टी ने राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में पिछले महीने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां रामलला के दर्शन भी किए थे। आपको बताते चले, मनीष सिसोदिया ने दर्शन के बाद कहा था कि उन्होंने यूपी में सरकार बनाने के लिए रामलला के सामने अर्जी पेश की। तो सरकार संसद के शीत सत्र में 2 महत्वपूर्ण वित्त विधेयक ला सकती है, जिसमें से एक सरकारी बैंकों के निजीकरण से संबंधित हो सकती है। इस निजीकरण की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के अपने बजट भाषण में की थी। इसके अलावा सरकार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण कानून 2013 में संशोधन का विधेयक भी इसी सत्र में ला सकती है। इसका उद्देश्य पीएफआरडीए को नेशनल पेंशन ट्रस्ट से अलग कर पेंशन कवरेज के दायरे को सार्वभौमिक कराना होगा। सूत्रों ने बताया है कि सरकार बैंकिंग रेगुलेशन कानून 1949 में संशोधन का विधेयक इसी शीत सत्र में ला सकती है। बैंकों के निजीकरण के लिए इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 में भी संशोधन की जरूरत होगी और इससे जुड़े विधेयक भी लाए जा सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि इन दोनों कानूनों ने अतीत में 2 चरण में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का काम किया था और अब यदि बैंकों को निजी हाथों में सौंपना है तो इन कानूनों में संशोधन करना ही होगा। तो कलकत्ता मेट्रो रेलवे ने रविवार को नॉन एसी डिब्बों को औपचारिक रूप से विदाई दे दी। इन डिब्बों में से कुछ डिब्बे 1984 में देश की पहली अंडरग्राउंड रेलवे की स्थापना के समय से सेवा में थे। कलकत्ता मेट्रो ने नॉन एसी डिब्बों को हटाने की प्रक्रिया को यादगार बनाने के लिए महानायक उत्तम कुमार स्टेशन पर डाउन द मेमोरी लेन नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया था। कलकत्ता मेट्रो के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने कहा है कि इन डिब्बों की विदाई के हिस्से के रूप में हमने एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मेट्रो रेलवे के अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाया गया। जोशी ने कहा है कि यह उन पलों को फिर से जीने का अवसर है जिन्हें शहर ने मेट्रो रेलवे के साथ साझा किया था, जो कि लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो रेल के नेटवर्क को बढ़ाने का काम जारी रहेगा और 2 से 3 वर्षों के भीतर मेट्रो के नए मार्गों पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बताते चले कि कलकत्ता मेट्रो की आधिकारिक शुरुआत तो 1984 में कर दी गई थी, लेकिन इसे बनाने को लेकर विचार की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया से हुई थी। कलकत्ता में अंडरग्राउंड ईस्ट वेस्ट ट्यूब
रेलवे का प्रस्ताव 1921 में ब्रिटिश इंजीनियर हार्ले डालरिम्पल ने किया था, लेकिन लंबे समय तक ये प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं किया गया क्योंकि बार बार फंड को लेकर दुहाई दी जाती थी। इस प्रोजेक्ट के काम में असली तेजी आई आजादी के बाद मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के समय में, लेकिन उस समय भी कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया। 70 के दशक में मेट्रो के काम में तेजी आई और कैलकाटा में पहली मेट्रो 1984 में चलाई गई। तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा का दावा है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में 2014 के बाद से उल्लेखनीय सुधार हुआ। जानकारी के मुताबिक गंगा के 97 निगरानी स्थानों में से 68 पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन स्नान मानकों के अनुरूप है। इसके अलावा पूरी नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर निर्धारित न्यूनतम मानक से अधिक होगा। उन्होंने बताया है कि 2014 में सिर्फ 32 स्थानों पर स्नान के लिए जल की गुणवत्ता बीओटी मानकों के अनुरूप थी। 2015 में करीब 20,000 की अनुमानित लागत के साथ नमामि गंगे व एनएमसीजी की शुरुआत की गई। इसके तहत अब तक सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरपालिका, ठोस अपशिष्ट घाट विकास, जलीय जैव विविधता और सार्वजनिक जुड़ाव जैसी 30,255 करोड़ रुपए की लागत की 347 परियोजनाओं को मंजूर दी गई। इन्हीं का नतीजा है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से चिन्हित 351 सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंडों में से कोई भी गंगा का हिस्सा नहीं है। गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोविड के चलते लगे लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध, पर्याप्त बारिश से नदी का बेहतर प्रभाव जैसे कारक भी शामिल है। तो केंद्र द्वारा पंजाब में चालू खरीफ सीजन में धान खरीद लक्ष्य 170 लाख टन निर्धारित करने के बाद से राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 190 लाख टन किए जाने पर दबाव बना रहा है। पिछले वर्ष पंजाब में सरकारी धान खरीद राज्य में कुल उत्पादन से अधिक की गई थी और इस कुल उत्पादन में बासमती भी शामिल है, जिसकी सरकारी खरीद नहीं होती। यही हाल हरियाणा का है। इसके एक साल पहले 2019-2020 में पंजाब में मार्केटेबल सरप्लस की 131% और हरियाणा में 297% खरीद हुई। साल 2021 और 2022 के पहले पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब में 180 लाख टन धान पैदा हुआ था, जिसके सापेक्ष 250 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य है। इस बार सरप्लस से 133% अधिक धान खरीद का लक्ष्य है। एफसीआई के अधिकारी मानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो सरप्लस धान की खरीद होती है वो यूपी, बिहार और राजस्थान से कम दाम पर खरीद कर लाई जाती है। इस खेल में आढ़तिया, मिलर, मंडी बोर्ड अधिकारी और खाद्य एवं विपणन विभाग के राज्य और केंद्र के अधिकारी तक शामिल रहते हैं। हालांकि राज्य सरकार के अधिकारी तर्क देते हैं कि सरकारी अनुमान से अधिक धान पैदा होता है और किस्में अधिक पैदावार होती हैं। पंजाब और हरियाणा में धान के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा बासमती का है, जिसकी सरकारी खरीद नहीं होती। ये खुले बाजार में बिकता है। इस तरह दूसरे राज्यों से आने वाले धान की मात्रा और भी अधिक हो जाती है। पंजाब कृषि विभाग के अनुसार इस साल कुल 27.36 लाख हेक्टेयर धान की बुआई की गई थी, जिसमें 6.50 लाख हेक्टेयर बासमती और 20.86 लाख हेक्टेयर गैर बासमती है। पंजाब की फाजिल्का मंडी के आढ़ती संजीव ने माना है कि राजस्थान का सबसे अधिक धान पंजाब में आता है, जबकि यूपी से सीधे चावल आता है। उन्होंने लिखा है कि इस बार मैपिंग की गई है और किसानों ने पहले ही रजिस्टर कर रखा है। पोर्टल पर जितना बता रहा है उतना ही खरीद हो गया। सख्ती का असर अब बाजार में दिखने लगा। तो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ हिस्सों में रविवार को तेज आंधी तूफान आने से आपको बता दें बारिश होने लगी थी। इसके साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदानों तक में ठंड की ने दस्तक दे दी है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि 26 अक्टूबर तक पूरे से मानसून वापस लौट सकता है। ऐसे में करीब 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 दिन तक जमकर बारिश होने का अनुमान लगाया गया। बताते चलें, इस समय देश के पहाड़ी इलाकों में पहले से ही भारी बारिश और बर्फबारी का माहौल है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण घटनाओं में अब तक करीब 60 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ साथ आईएमडी ने कहा है कि अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरी तरह से वापसी के साथ दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश से शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी है जो उत्तरी पाकिस्तान और उसके पड़ोस पर मौजूद है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण कर्नाटक में 29 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ साथ तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है 4 दिन के लिए। तटीय आंध्र प्रदेश के लिए 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, आईएमडी ने 25 से 26 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी में और 26 अक्टूबर को केरल और पुडुचेरी के माहे
मनाली में बहुत भारी बारिश का अनुमान जता दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरी हरियाणा में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई। तो डीयू में आज स्पेशल कट ऑफ जारी हो सकती है। इसके तहत उन छात्रों के पास यह विशेष अवसर है जिन्हें पिछली 3 कट ऑफ में दाखिला नहीं मिला था। ऐसे में छात्र इस कट ऑफ में अपने मन पसंदीदा कॉलेज व कोर्स में दाखिले का सपना पूरा कर सकते हैं। अब तक डीयू आपको बता चले 70,000 स्नातक की सीटों में से 60,000 से अधिक सीटों पर दाखिला प्रक्रिया करा चुका है। डीयू प्रशासन के मुताबिक सोमवार को स्पेशल कट ऑफ जारी होने के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे से छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के पास 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक रात 11:59 तक आपको बता चले आवेदन करने का मौका रहेगा, यानी कि 12 बजे तक। कॉलेजों को 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक छात्रों के दाखिले को मंजूरी देनी होगी। वहीं छात्रों के पास 29 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दाखिले की फीस जमा करने का अवसर रहेगा। पिछली कट ऑफ के मुकाबले इस बार छात्रों के पास दाखिले के कम दिन रहेंगे। इससे पिछली कट ऑफ में छात्रों के पास आवेदन करने के लिए 4 दिन का समय था, जबकि इस बार सिर्फ 2 दिन का समय रखा गया है। स्पेशल कट ऑफ में उन छात्रों के पास दाखिले का विशेष अवसर रहेगा जिन्हें अभी तक 3 कट ऑफ में दाखिला नहीं दिया गया। वहीं छात्र इस कट ऑफ में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि छात्रों के पास कॉलेज व कोर्स बदलने का अवसर नहीं रहेगा। इस कट ऑफ के तहत जिन छात्रों को जिन कॉलेज व कोर्स में दाखिला मिलेगा वह इसे आगे जारी होने वाली कट ऑफ में नहीं बदल सकेंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को सलाह दी गई है कि दाखिला लेने में पहले छात्र कोर्स व कॉलेज सुनिश्चित कर लें। तो ओमान में एक सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु के 10 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर पत्नी ने मदद के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। 2010 में आपको बता चले पुलिक कोटिल वरुथुन्नी शिजू अल एकटेस्यून ट्रेडिंग कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने ओमान गए थे और करीब 1 वर्ष बाद काम के दौरान हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनकी पत्नी शिजी जिजू नमजिक्कड़ त्रिशूर में 2 बच्चों और ससुर के साथ रहती है। ओमान में पति की मौत के बाद ओमान स्थित भारतीय दूतावास से सूचना मिली कि पति की मौत का मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। अदालती कार्रवाई के लिए उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी मांगी गई थी, लेकिन अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि इब्राहिम नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया, खुद को उस कंपनी का मैनेजर बताया जहां उनके पति काम करते थे। उसने पति के वेतन के एरियर के तौर पर कुछ रकम देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने स्वीकारने से मना कर दिया। इसके बाद त्रिशूर के सांसद टीएन प्रतापन के संपर्क में आई और विदेश मंत्री से हस्तक्षेप करने के इस पूरे मामले में मांग की। मंत्रालय ने सांसद को बताया है कि दूतावास 2011 से ही ओमान की एक अदालत में केस लड़ रहा है। दूतावास ने नियोक्ता का पता भी लगाया था, लेकिन अदालत ने जानकारी को अपर्याप्त बताया। लॉ फर्म का मामला सौंप दिया गया है। 19 अक्टूबर को अब इस मामले की सुनवाई। चलिए इसी रिपोर्ट्स के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।